इंश्योरेंस सेक्टर जो कि बहुत सारी उम्मीदें हैं, लोगों की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए ना, ये जो सेक्टर है और जो लोग हैं, जिंदगी का सवाल रहता है। बिल्कुल। और बहुत सारी उम्मीदें हैं, और चलिए जानते हैं कि करके क्या ये सेक्टर डिमांड कर रहा है इस बजट में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की बात की तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इसका एक हिस्सा है। अगर हम इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 की बात करते हैं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है पेनिट्रेशन रेट। आई विल जस्ट जॉट इट डाउन। नाउ पेनिट्रेशन रेट का सीधा मतलब मेरा ये होता है कि जब हम बात कर रहे हैं पर कैपिटा इंश्योरेंस प्रीमियम की इन कॉन्टेक्स्ट टू द GWP, ये हमारा दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। इसको बढ़ाना है, तभी हम, जाहिर सी बात है कि हम इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 कर सकते हैं। और अगर हम ये करते हैं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा सेकंड जो आता है वो आता है मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स का। So my second point would be senior citizen and middle class. Now, अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हम सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास की बात क्यों कर रहे हैं। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के कारण मेडिकल सुविधाएं बढ़ रही हैं, मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 12, 13, 14% इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमने बेनिफिट्स दिया है हेल्थ इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस में, और मैं GST की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स एग्जम्पशंस की बात कर रहा हूं, उसमें वो जो बेनिफिट्स हैं वो स्टैटिक हैं। भाई अगर हर साल 12, 13, 14% मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि भाई बाकी जो एग्जम्पशन लिमिट्स हैं इनकम टैक्स के उसमें भी बढ़ाएं। दूसरा मुद्दा क्या है, पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन्स, कि एवरेज मिडिल क्लास के लिए दवाइयों का खर्चा या मेडिकल जो एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं उनका खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास जो बेनिफिट्स हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। GST हमने हटा दिया है, ये बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप था इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन सिर्फ करने से वो नहीं होता है। ट्रस्ट फैक्टर इज स्टिल देयर। आज भी हमको लोगों को विश्वसनीयता की बात आती है, तो ये भी एक मुद्दा मेरा है। इससे जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इनकम टैक्स के लिए सबसे ज़्यादा लोग उत्सुक रहते हैं कि भाई हमें क्या एग्जम्पशन बढ़ा, मेरा क्या बेनिफिट मुझे मिल रहा है, लेकिन ये एंड ऑल एंड बी ऑल नहीं है। इसके अलावा मेरे लिए समस्याएं हैं। हम लोगों ने अभी FDI में 100% इंक्रीज किया है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, लेकिन मेरी समस्या ये है कि उस FDI का जो कानून का है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम जमीनी तौर पे कर रहे हैं या सिर्फ नीतिगत बातें हमने की हैं। Is it actually being translated into action or was it just some sort of a political thing that we worked on? मेरा कंसर्न वहां है। सो तीसरा पॉइंट मेरा ये आता है FDI इम्प्लीमेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि FDI आने से हमारे इंश्योरेंस कंपनीज को या इंश्योरेंस सेक्टर को सपोर्ट मिलता है, तगड़ा सपोर्ट मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ विच, जैसे कि हम इंश्योरेंस पार्लेंस में कहते हैं कि साहब री इंश्योरेंस सपोर्ट मिलेगा तो हमारे प्रोडक्ट्स बेहतर होंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट होंगे, खासकर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि प्रीमियम कम होगा उसमें या कवरेज ज़्यादा होगा। इसके साथ ही साथ मेरा ये सवाल भी आ रहा है कि जो आयुष्मान भारत की हम बात कर रहे हैं, कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें। कुछ तो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो रिफ्यूज़ कर देते हैं, सरकार उनके लिए क्या करेगी? बजट में कोई तो प्रोविजन होना चाहिए कि अगर इस तरह की गलतियां करते हैं, और जब मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर है, रैम्पेंट है, हमें मालूम है ये, बट उसका इंप्लीमेंटेशन, उस पर एक्शन क्या हो रहा है, वो नहीं होने से ट्रस्ट कम होता है, लोगों में थोड़ी सी परेशानी है। तो एक ये मुद्दा मेरा ये भी आता है। इन सब चीज़ों के अलग हट जब हम जाते हैं, बजटरी प्रोविजंस की जब हम बात करते हैं, आप याद करें कि पिछले
5 साल 7 साल 8 सालों में सरकारी नौकरियों में कमी हुई है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन गिग इकोनॉमी, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर रूरल पॉपुलेशन, इन लोगों के लिए क्या हम कोई इस तरह का प्रोविजन कर सकते हैं जिसमें कि पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर मेडिकल बेनिफिट्स का हम कोई प्रोविजन बना सकते हैं कि भाई इनके एम्प्लॉयर को हम ये बेनिफिट देंगे अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। तो एक वो मुद्दा मेरा ये भी रहता है कि जब हम बात करते हैं कि गिग इकोनॉमी एंड स्लैश अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट जी। क्योंकि ऑफ लेट प्राइवेट सेक्टर में देयर इज बीन अ फोकस, हम एकदम ध्यान से चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं जिसमें कि गिग इकोनॉमी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है। ये तो इंडिविजुअल्स की बात हो गई कि हम इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर लेते हैं, एफडीआई बात कर लेते हैं, लेकिन जो मुद्दा हमारे लिए अहम है वो ये कि विकसित भारत या 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक कि हम क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड चैलेंजेस के लिए हम कोई प्रोविजन नहीं करते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे कि आप नेचुरल कैटास्ट्रफीज, प्राकृतिक आपदाओं का भी बीमा करा सकते हैं। आज से करीब 12-13 साल पहले भारत के 2 प्रदेशों के लिए मैंने खुद ये प्रपोजल स्विस री के साथ मिलकर जाके पेश किया था, कुछ काम नहीं बढ़ा उस पर आगे। लेकिन आज हमारे लिए क्या है, हम आपदा के बाद हजारों करोड़ रुपए का अनुदान दे सकते हैं, लेकिन हम 100-200 करोड़ का बीमा का प्रीमियम नहीं देते हैं। ये डाइकोटॉमी, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार ऐसा क्यों करती है। तो मेरी उम्मीद ये होगी सरकार से कि इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं के लिए जो बीमा कंपनियों के पास सुविधाएं हैं उसका बेनिफिट उठाएं। सो फॉर मी, नैटकैट्स हम कहते हैं इसको, नेचुरल कैटास्ट्रफीज, नैटकैट्स के प्रोविजन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की बात करते हैं, उसी में अगर रह जाती हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जमीन पर या धरातल पर इंप्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तो मेरे दिमाग में इतनी ही बातें आ रही हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कॉमन मैन की एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा भी हो सकती है। बिल्कुल, और वही एक्सपेक्टेशन पर सवाल होगा। ये जितने भी आपने पॉइंट्स गिनाए हैं इन पर चर्चा करेंगे अलग से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रहता है ना, जब भी कोई शख्स बजट का भाषण देखता है या उसके बाद की जो खबरें देखता है, एक सवाल ये रहता है कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। आपसे ये सीधा सवाल मैं पूछूंगा कि क्या अगर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है या इस तरह के प्रोविजंस लाए जाते हैं,